नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं रंजीत जी। ये इनका परिचय ये है कि ये विंग कमांडर थे एयरफोर्स में और वीआरएस लेकर बेगूसराय पहुंचे। ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीहट की मिट्टी के हैं, क्रांतिकारी धरती के ये रंजीत जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जी, आपको और चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। और मैं आज खास करके बात करना चाहूँगा। ऐसे तो ये सेना के लोग थे, हैं नहीं अभी, और सेवानिवृत्ति वहाँ से लेकर के और फिर आ गए सामाजिक कार्यों में और विभिन्न सामाजिक प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात कि ये थोड़ा सा चुनाव को लेकर के गहरा विश्लेषण जो अभी चल रहा है, उसी के संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तो जान रहे हैं कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण होना है। गांधी मैदान सज धज कर तैयार है, कल ही उसका ये होना है और मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा और एनडीए की सरकार पक्की हो गई है। जनता ने उसे भारी जनादेश दिया है और महागठबंधन बहुत ही बुरी तरह से कह लीजिए कि हारा है। इसका सीट का जो अनुमान था उससे विपरीत ही इसका परिणाम आया है। तो इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जी देखिए, मेरे जो विचार हैं इसमें, जिस कुनबे के आधार पर एनडीए और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बिहार के चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के साथ में मैदान में था, आशा मेरी कुछ और थी। मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन को थोड़ा सा उसका एज है, उसकी तरफ बढ़त रहेगी। उसके कई कारण हैं जो मैं आगे बता दूंगा। जी। लेकिन एनडीए गठबंधन की इतनी बड़ी जीत हो जाना ये कल्पना से भी परे है और घोर आश्चर्य का विषय भी है। क्या कारण है इसका? अभी चूंकि जनादेश तो उधर एनडीए को मिल गया, तो कारण क्या है इसका? जनता क्यों पलट गई महागठबंधन से उधर एनडीए की तरफ? जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्यों मुझे एज लग रहा था, तो आप एनडीए में जो जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, जी, लोजपा, हम और ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जी, अगर आप इनका देखिए तो जातिगत आधार पे और सामाजिक समीकरण के आधार पे जी इनका कुनबा करीब करीब 60% का बनता है। अच्छा। और इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, मुख्य रूप से राजद, कांग्रेस जो सेंट्रल विचारधारा की है, और लेफ्ट पार्टियां ना किसी जाति में बिलीव करती है, ना किसी धर्म को प्रश्रय देती है। ये एक वैचारिक रूप से लेफ्ट की पार्टियां वैचारिक रूप से वामपंथी विचार को लेकर आगे बढ़ती है। सामाजिक रूप से जो इस आधुनिक दौर में ये कुनबा घट करके करीब करीब 40% का रह गया है। तो पहली बात है, जब चुनाव में आप जा रहे हैं 60% वर्सेज 40% कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एज उधर है। दूसरा, जो कि दोनों ही आंसर में कॉमन है, कि जो एम्पायर की भूमिका में चुनाव आयोग रहा, वो एम्पायर एक तरह से आप कहेंगे बेईमान रहा। यानी आप भी वोट चोरी के जो आरोप हैं उसको आप पुख्ता कर रहे हैं? हम उसको दूसरे रूप में कहेंगे जी। पहली बात तो एम्पायर अगर न्यूट्रल ना हो तो निश्चित रूप से जो विपक्ष की खिलाड़ी होंगे उनके खिलाफ में ही निर्णय होगा, पक्ष में तो हो नहीं सकता है। कुछ चीजें हुई जो आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। मसलन जैसे कुछ उदाहरण बताइए कि क्या किस तरह का उल्लंघन किया गया है? देखिए, नीतीश जी ने वैसे शुरुआत से महिला वर्ग को सशक्तिकरण के नाम पे वोट बैंक का जो किया है, वो बहुत अच्छी पहल रही उनकी। जैसे उन्होंने साइकिल पोशाक बांटने की योजना है, अन्य भी छात्रवृत्ति की योजना है। फिर उसके बाद एक अटपटी सी योजना आई शराबबंदी की। भले वो अटपटी है लेकिन महिलाओं को ही खुश करने के लिए था। इंटरमीडिएट के छात्राओं को हाल फिलहाल में ही 25,000 रुपया देने की बात कही गई पास करने के बाद। ग्रेजुएशन के बाद बच्चियों को 50,000 रुपया एक मुश्त देने की बात। ये सारी योजनाएं प्रो विमेन आप बोल सकते हैं, जिससे कि विमेन को थोड़ा ज्यादा मतलब वोट बैंक में लाया जा सके। लेकिन हजारों करोड़ रुपया केंद्र से लेकर के
ये तो चुनाव वर्ल्ड के बैंक से वो कर्ज लिया गया और उसी का कर्ज का एक हिस्सा जो है जीविका दीदियों को अब दिया वर्ल्ड गया बैंक से तो बिहार सरकार ने कर्ज जी। लिया नहीं है, जी, वो जी। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को ये जी, दिया है। जी, और ये अगर जो किसी योजना के लिए दिया गया तो कागजी स्तर पे आप उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये कुछ योजना है जो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं के लिए योजना है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद एडवांस के नाम पे आप 10-10 हजार रुपये 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को बांट दें तो उसका असर करीब 4 करोड़ पे पड़ेगा। क्योंकि जब महिलाओं को मिल रहा है, बारी बारी से मिल रहा है, पहले 30 लाख को मिला, फिर 10 लाख को मिला, फिर 20 लाख को मिला, तो लगता है अब मेरा भी नंबर आएगा। दूसरी बात है, लोभ आ जाता है कि आगे 2 लाख रुपया मिलने वाला है। तो ये जो एक चीज हुआ है, आचार संहिता लगने के बाद, ये चुनाव आयोग के नोटिस के बाद हुआ है, उसमें चुनाव आयोग ने किसी तरह का इसमें रोक नहीं लगाया और मौन सहमति दी। स्पष्ट है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो कि मोरलेस सेम पार्टी है, सेम गठबंधन है, और चुनाव आयोग, तीनों की मिली भगत रही, जिसके कारण से बड़े नंबर पर, बड़े पैमाने पर वोट शिफ्ट हुआ। ये एक हकीकत है। और मुद्दे को समझते हुए भी जनता उस जाल में फंस गई, निर्णय लेने का वक्त नहीं रहा, उन्होंने आपाधापी में आकर के वोट एनडीए के मैं फेवर में किया। एक बात इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई, ठीक है, यानी चुनाव आयोग की लापरवाही हुई, तो एनडीए को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला, तो इस मामले में महागठबंधन का तो सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। लेकिन महागठबंधन से भी तो कुछ सीट जीत करके लोग आए हैं, तो वहां वो चीजें लागू नहीं हुई क्या? जीविका दीदियों का लागू नहीं हुई? हर जगह लागू हुआ है। अच्छा, तो फिर कैसे जीत हुई? मैं उसको आप इस रूप में देखेंगे, महागठबंधन की जहां भी जीत हुई है, बहुत कम मार्जिन से जीत हुई है। अच्छा, और वो मार्जिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो वो मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता। तो आप ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट के प्रभाव से उस तरह का वो कैंडिडेट का प्रभाव या उनके जीत का अंतर उस जगह पे एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी कि अगर जो कैंडिडेट महागठबंधन के टिकट पर 5,000 वोट से जीते हैं, अगर ये सब ना हुआ होता तो वो 50,000 वोट से जीतने वाले थे। अच्छा, वो मार्जिन तो इतना ह्यूज था कि कहीं न कहीं वो रुक गया वहां पे। अदरवाइज वो 5-10 हजार का अंतर तो ऐसे ही गायब हो गया। तो आप तो बेगूसराय के हैं, बेगूसराय में भी 2 सीट महागठबंधन ने जीत हासिल की है, मटिहानी से और साहेबपुर कमाल से। उस सीट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मटिहानी की सीट पे तो आप देख ही सकते हैं, दो तरफा, 2 ही के बीच में मुकाबला था। और मैं स्पष्ट आपको जो बात मैंने बताई, अगर ये सारे पहलू ना हुए होते तो हो सकता है जीतने वाले कैंडिडेट का मार्जिन 50,000 होता। और साहेबपुर कमाल में एक जो एनडीए गठबंधन की तरफ से पिछले चुनाव में लड़े हुए अभ्यर्थी, प्रत्याशी मैदान में होने के कारण से उनका वोट डिवाइड हो गया, इस कारण से वहां पर राजद गठबंधन जीत गया। वरना आप सोचिए, चेरिया बरियारपुर का उदाहरण लीजिए, कोई सोच नहीं सकता है कि चेरिया बरियारपुर में जेडीयू का कैंडिडेट जीत गया। कोई सोच नहीं सकता है, ना सामाजिक स्तर पे, ना जातिगत स्तर पे, ना उनके काम के स्तर पे। जस्ट न्यू कमर, जिसका नाम भी लोगों को नहीं मालूम, वो जीत गया और बड़े मार्जिन से जीता। तो ये चीज आप जो बोल रहे हैं कि फर्क ऐसे पड़ा है कि महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, अगर वो बड़े मार्जिन से नहीं जीत रही थी तो बुरी तरह से हार गई। और इस बार एक और चीज देखिए, पिछले चुनाव में देखेंगे क्या ऐसा 5 साल में इलेक्टोरल चेंज हो गया। इलेक्टोरल साइंस में क्या चेंज हुआ कि पिछली बार के चुनाव में जीत हार का अंतर 50 से अधिक सीट पे 1,000 से कम था। बिल्कुल, इस बार वो कोई मौका ही नहीं रहा। जहां जीत हुई, जहां बम्पर वोटों से उसको कहा जाए, जहां पे लोग कह रहे थे कि हाँ ये पार्टी के कैंडिडेट जीतने वाले, वहां पर उस पार्टी के वो कैंडिडेट 30,000 वोट से हार जाते। बड़ा विचित्र सा ये है। तो इसमें कोई अदृश्य शक्ति मुझे वो दिख रही है, जो आखिर ये क्या अदृश्य शक्ति है
क्या लगता है ये आपको एक कि एनडीए वालों ने कोई जादू वादू किया है या ईवीएम देखिए, के हैकिंग वगैरह का भी तो नहीं मामला है? नहीं, हम तो ये बोलेंगे, हम साइंटिफिकली हम उतने टेक्निकली हम उसके जानकार नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि तेघड़ा का विधानसभा है, तो जितने कैंडिडेट हैं उनका नाम भी फीड हो रहा है, तो तेघड़ा के लिए जो ईवीएम बना है वो निश्चित रूप से वो कंपनी तेघड़ा के लिए बना के भेज रही है। तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें वोट उठ का भी कुछ सेटिंग हो रखा है। अच्छा, ये अब तो भी ये सच हो, आशंका है कि कहीं अब वोट की भी गड़बड़ी, इस तरह अब से ईवीएम में ही वोट पहले से फीड करके डाला गया हो। ऐसा तो लोग कह रहे हैं, मैं टेक्निकल उसका जानकार नहीं हूं, पर ऐसा भी अब तो कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है कि मेमोरी जो है दो तरह की हो, और जो गिनती में आने वाली मेमोरी हो पहले से फीड की हुई हो। आप बेगूसराय के हैं और यहाँ पर 3 सीट लेफ्ट की थी, लेफ्ट को दिया गया 3 सीट, बल्कि 2 सीट कह लीजिए, तीसरा सीट बछवाड़ा तो संशय में ही रहे कि महागठबंधन के असली उम्मीदवार कौन है और नकली उम्मीदवार कौन है। इसी को क्लियर करने में ही समय बीत गया कैंडिडेट का। तो ये तीनों सीट वामपंथी लूज कर गए, जबकि यहाँ के बड़े नेता कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ करते थे सूर्य नारायण सिंह, उनका कहना था 7 सीट हमारा है, उस नारा को लेकर के चलते थे। तो ये 3 सीट जो मिला, उस सीट पर भी इस तरह की करारी हार कह लिया जाए, वो क्यों हुआ? देखिए, इसमें मेरा एक दो बिंदु है जी। पहला तो है जो इस चुनाव में जो हुआ है महागठबंधन के हर पार्टियों के साथ हुआ है, उसमें जो सीपीआई हो, सीपीएम हो, या जो भी पार्टियां हैं, सबको उसका असर उस पर हुआ है। दूसरा है ग्राउंड लेवल पे अपनी अपनी पार्टियां जिनके वो वोट सिकुड़ते जा रहे हैं, उनको भी आत्मलोकन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जी। ये देखना पड़ेगा कि बदलते समय के साथ अपनी नीतियों में और चुनावी इलेक्टोरल नीतियों में बदलाव लाया जाए, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन में बने रहने के लिए और जबरदस्त रूप से फाइट देने के लिए आपको उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा। ये एक जरूरी चीज तो है। ये कहीं न कहीं आपको लगता है कि सीपीआई का रणनीतिक चूक है, जिसके तहत ये हार हुई है? मुझे तो लगता है कि तेघड़ा और बछवाड़ा में जी। बड़ी भारी चूक हुई है। अच्छा। और बखरी में हमको नहीं लगता है कि उतनी बड़ी कोई चूक थी, और बखरी में लोजपा के कैंडिडेट का जीत जाना बिल्कुल ही किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, इसलिए वहां भी गड़बड़ी की एक आशंका है। बहुत भयंकर गड़बड़ी की आशंका है, भयंकर, अच्छा। उसमें कोई शक नहीं है। जी। और जब सीपीआई जैसी पार्टी के उम्मीदवार, लेफ्ट के उम्मीदवार जो आमतौर पे धनबल पे नहीं चलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं। एक बात मैं इसमें बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि ये जो सीपीआई है, जी। जिसमें मतलब आप देख लीजिए कि एनडीए के हर विधानसभा में जो कैंडिडेट खड़ा हुए, उनके कंपेनिंग के लिए नेशनल से लेकर के आप स्टेट लेवल के 3-3, 4-4 हेलीकॉप्टर उतर रहे थे प्रत्येक विधानसभा में। और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट थे, उनके समर्थन में यहाँ के जो लोकल नेता है वो भी कंपेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या है? देखिए, बहुत सारी कमियां रही हैं जी। उसको मेरा मानना है कि पार्टी स्तर पे निश्चित रूप से एनालिसिस इसका चल रहा होगा, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, उन चीजों पर जरूर डिस्कशन होगा कि हम कहाँ चूक गए, आगे उस पर क्या सुधार होना चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं, सिर्फ उसमें समराइज में यही दे सकता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी को बदलते समय के हिसाब से अपनी रणनीति में, चुनावी रणनीति में बदलाव करने की अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। अगर जरूरत पड़े तो कम्युनिस्ट पार्टियों को एक अलग मोर्चा के रूप में यह घोषित कर देना चाहिए कि अगला विधानसभा या लोकसभा चुनाव हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हो रहे हैं, सिर्फ संगठनात्मक रूप से आप मजबूत करें अपने आप को, संघर्ष का रास्ता चुने, जनता के बीच में जाएं, और किसी गठबंधन में आप ना रहें। और अगर जो आपको चुनाव लड़ना भी हो तो घोषणा करके कि कम्युनिस्ट पार्टियां बिहार की 243 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि हमारा
मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी विचारधारा को जनता के सामने उसी रूप में स्थापित करें जो आज से कई वर्षों पहले हुआ करता था। आज जो जेन जी का जमाना है और युवा वर्ग जो है उस तरह से जो उनके पास महत्वाकांक्षा है, सपने हैं, तो क्या लगता है कि इस विचारधारा से जुड़ करके उनके सपने साकार हो सकते हैं क्या, या फिर ये आउटडेटेड विचारधारा है? नहीं, देखिए, दो ही विचारधारा है पॉलिटिक्स में आज के दिन में। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा वाली पार्टी वामपंथी पार्टियां हैं और दूसरी विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से लगातार डिटोरिएट हो रही है पार्टियां, और आप 1950 के बाद के चुनाव को देख लीजिए, 2-3 चुनाव आम चुनाव में इसकी बढ़त रही है, और 80 के बाद से इसका जिस तरह से ग्राफ गिरा है, और उस ग्राफ के हिसाब से तो लगता है कि ये अब आउटडेटेड है, और आम लोगों के मानसिकता और जहन में कम्युनिस्टों का जो एक आवरण, एक छवि होती थी, वो छवि समाप्त हो रही है। इसीलिए मैंने बोला, देखिए, ये 80 के बाद नहीं, 1990 के बाद जब से लालू जी की सरकार बनी और कम्युनिस्ट पार्टियां मोरलेस हमेशा ही राजद के साथ में रही। 2015 उसका एक एक्सेप्शन था, बाद था, जहां कम्युनिस्ट पार्टियां अकेले चुनाव लड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक समाज में, आधुनिक दौर में हमें अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को कैसे आगे ले जाना है, इसके लिए बड़े विश्लेषण की जरूरत है। जगह जगह पे गोष्ठी की जरूरत है। अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बैठा करके उनके विचारों को सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आप जो जेन जी बोल रहे हैं, युवा वर्ग जो बहुत बड़ा एस्पिरेशन लेके आज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ता है, उसके एस्पिरेशन को अगर आप लंबे समय तक वेटिंग में रखेंगे तो वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धैर्यवान युवा नहीं है। आज के युवा बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। उनको अगर दूसरी जगह पे वो रिजल्ट मिल रहा है तो वो वहां चले जा सकते हैं। ऐसी सूरत में बड़े सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। हम अपनी विचारधारा को स्थिर रखते हुए रणनीति में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। और यही मेरी सलाह भी रहेगी कि लेफ्ट की सारी पार्टियों को एक बार अपनी इस इलेक्टोरल पॉलिटिकल व्यवस्था विचार करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप इस आशा में रहेंगे कि हम इस डर से और इस आशा में रहेंगे कि हम हमारी सबसे बड़ी जो आज एनिमिटी या जो कंपटीशन वो भारतीय जनता पार्टी से होगी, तो उसको हराने के लिए हम डर से दूसरे गठबंधन में हैं, वहां आपको प्रतिष्ठा और इज्जत नहीं मिल रही है, आपके वोट बैंक खिसकते चले जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियां जो दूसरी पार्टियां हैं वो जातिवाद में विश्वास रखती हैं, वो बहुत तरह के पोलराइजेशन में विश्वास रखते हैं। ये जो महागठबंधन की जो पॉलिसी है उससे कम्युनिस्ट पार्टी को अलग होकर के अपने वजूद की तलाश करनी जी, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा बिल्कुल ऐसा मानना है। भले उसमें आपको कोई सफलता ना मिले पॉलिटिक्स में, वैसे भी क्या है, आज के दिन में पूरे बिहार में 1 सीट सीपीएम ने जीता है। इतना ही नहीं है, और सीपीआई का तो राष्ट्रीय दर्जा पार्टी का वो भी खत्म हो गया है। जी, खत्म हो गया है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी आपने सब कुछ करने के बावजूद आप लड़ ही रहे हैं 5 सीट 6 सीट पे। अरे भाई, जो पार्टी 20-20 सीट 25-25 सीट पे रिजल्ट देती थी, उस पार्टी का खिसक करके आप 5-6 सीट पे चुनावी लड़ाने की बात कर रहे हैं, एक भी पे ना लड़े उससे अच्छा। एक बेगूसराय के संदर्भ में मैं जो देख रहा हूं पिछले 3-4 संसदीय चुनाव से, कि एक ही आदमी विधानसभा भी लड़ता है और एक ही आदमी फिर लोकसभा भी लड़ता है, और फिर जब दोनों में हार जाता है फिर भी वो तीसरे बार दावेदारी करता है कि भाई हम फिर विधानसभा लड़ेंगे। तो ऐसे जो बुर्जुआ टाइप जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें अब नेतृत्व, जैसे तेघड़ा की ही बात की जाए तो तेघड़ा में 70+ हैं, रामरतन सिंह की ईमानदारी पर कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि युवाओं को कब मिलेगा इस स्थिति में, मतलब क्या करना चाहिए पार्टी को, और इस पर इन लोगों के जो डिसीजन है, परंपरागत डिसीजन जो हो रहा है, बार बार ये चुनाव में खड़े होते हैं और हार जाते हैं, तो इस पर एक छवि भी तो खराब हो रही है कम्युनिस्टों के प्रति लोगों की। देखिए, यही मेरा मानना है कि इन सारे विषयों पर पार्टी को बैठ करके विचार करने की जरूरत है। और जब विचार की बात कर रहे हैं तो वो 10 लोग जो हमेशा निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, उनके विचारों से कुछ नहीं होने जाने वाला है। विचार करने का मतलब है जो अंचल स्तर के लोग हैं, जो अनुमंडल स्तर के लोग हैं, जो जिला स्तर के लोग हैं, राज्य
सभी लोगों को बैठ करके, या किसी स्तर पे ना है, युवा साथी हैं, छात्र नेता हैं, इन सारे लोगों को बैठा करके बात करने की और डिस्कशन करने की आवश्यकता है। आपसे कुछ क्योंकि होता क्या है इसमें जी, होता क्या है जो आप बात बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगा है जी। अगर व्यक्ति लोकसभा चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार जो महागठबंधन में रहे और साथ में उनके आप लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो भाई जनता के बीच में आपकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई। अब आप देखते हैं कि साल भर के अंदर में वो विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा हनन होता है, तो फिर आप परहेज करने लगते हैं, भाई हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे हतोत्साहित करने वाले। कुछ निजी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आप तो विंग कमांडर रहे हैं, देशभक्त रहे हैं और हैं जी। देशभक्ति तो वो हमेशा बरकरार ही रहता है। तो आप जब वहां से छोड़ करके वीआरएस करके आए थे, उसके बाद आप सामाजिक मोर्चे पर काम कर रहे थे और जनसुराज में आपने ज्वाइन किया जी। तो जनसुराज छोड़ने का और अभी जो पीके की स्थिति है उसमें कहीं भविष्य में आपको मतलब शुरुआती में लग गया था कि जनसुराज की स्थिति दयनीय है इसीलिए छोड़ रहे थे, छोड़ दिए, या फिर कुछ और बात थी? नहीं, देखिए, अगर ये मुझे लगता है कि जनसुराज की स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है जी। तो मैं उन चूहों में से नहीं हूं जो नाव पे से कूद के भाग जाता। मैंने 7 महीने पहले ये छोड़ा था। अच्छा। और उस समय जिन कारणों से मैंने जनसुराज को छोड़ा था, मैंने भली भांति लोगों के सामने बताया था। देखिए, जब मैंने जनसुराज ज्वाइन किया था, जनसुराज मेरे जीवन की पहली पार्टी बनी जी जी। और मैंने जनसुराज इसलिए ज्वाइन किया लोकसभा चुनाव के बाद कि जिस जगह पे मैं पार्टी में शामिल होने की इच्छा रख रहा था वहां से मुझे बहुत ज्यादा वार्मथ नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो जनसुराज एक कॉम्प्रोमाइज के रूप में मुझे लग रहा था कि ये वामपंथ, समाजवाद और लोहियावाद का सम्मिश्रण है। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी जनसुराज में, किसानों की बात, महिलाओं की बात, उत्थान की बात, रोजगार लाने की बात, पलायन रोकने की बात, हर तरह की शिक्षा की बात, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात, व्यवस्था परिवर्तन करने की बात, बिहार को अग्रणी राज्य, यही तो विचारधारा है जिस पे वामपंथ सब दिन काम करता रहा है। हमने वामपंथ में हमने देखा था कि वामपंथी पार्टियों ने कभी भी जातिगत आधार पे कोई किसी पोलराइजेशन की बात नहीं की, वर्गीय न्याय की बात हम करते थे। बाद में ये चीज बदल गया और सामाजिक न्याय वर्गीय न्याय के ऊपर आ गया, तो रणनीति सबकी बदल गई। वामपंथ भी उससे अछूता नहीं रहा, कमोबेश उसमें एडजस्ट करना। आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, आगे मेरी रणनीति में पूछिएगा तो मैं तो संघर्ष का एक योद्धा रहा हूं। जिस तरह से आपकी पूरी बातें जी, मैं इसमें ये लग रहा है कि आप कहीं न कहीं वामपंथ से प्रभावित हो रहे हैं और उस विचारधारा में पार्टी से डायरेक्ट जुड़ करके आप ज्वाइन करके। और नहीं, मेरा ऐसा है कि सर देखिए, ऐसा है, मैं आजीवन इसी विचारधारा से प्रभावित रहा हूं, ईमानदार रहा हूं, निष्ठावान रहा हूं, वफादार रहा हूं, जुझारू रहा हूं, संघर्षशील रहा हूं, और जब ये सारे गुण हैं तो आप कम्युनिस्ट कहला जाते हैं। तो मैं उसमें क्या बोलूंगा? फिलहाल आप अभी वामपंथी हैं लेकिन किसी दल से नहीं है। हाँ, और किसी दल में अभी आपने तय नहीं किया है कि किसमें जाना है। मेरे तय करने की बजाय मैं बोलूंगा कि किसी दल ने तय नहीं किया है कि मैं कहाँ, मतलब आपको कहाँ रखा जाए तो ये तो दल के ऊपर निर्भर करेगा। और आप लगातार सामाजिक मसलों पर और राजनीतिक मसलों पर विचार देते रहे हैं